नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों, हमारे साथ हैं कोटा शहर में विवेकानंद आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर सर, जो कि सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं। लॉकडाउन के पहले तो ऑफलाइन बैचेज वगैरह सब कुछ कंप्लीट था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। मैं इतना इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज के हमारे सेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो राजस्थान की सिविल सर्वेंट के रूप में प्रिपरेशन करते हो या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, विद्यार्थियों के लिए जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, हमने कई तरह के क्वेश्चंस तैयार किए हैं और हम चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जो क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, उनको सर की हेल्प के साथ में हम क्लियर करना चाहें। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बिल्कुल, थैंक यू विष्णु। जितने भी सारे आपके क्वेश्चनायर होंगे, हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन स्टूडेंट की जो समस्याएं होती है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, उसको हम डिस्कस करें। वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस टाइप की समस्याएं उनको होती है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या डिफरेंस होते हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि सिंपल है। आपके बारे में सर ऐसा कुछ बताइए ताकि स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो और आपकी जर्नी जो आपने स्टार्टिंग से शुरू करके आज आप जिस मुकाम पर हो, बच्चे कई सारे आपको जानते हैं, कोटा शहर में बहुत अच्छा नाम है। आप क्या कहना चाहोगे सर आपके बारे में? बस एक ही बात है कि अगर इस लेवल पर मैं यहाँ हूँ और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, वो अगर मुझे यहाँ देख रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरा जो पास्ट रहा है, मेरी जो स्कूलिंग है या पूरा जो मैंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, मैं अगर उन सब का बताऊँ या बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो निश्चित रूप से उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है जो अपने आप को समझता है कि मैं अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा। मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पचपाड़ तहसील में एक गाँव है मोगरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। 10th तक मैंने गांव के स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद में 11th-12th में मैं सेठ आनंदीलाल पोद्दार स्कूल भवानी मंडी में है, वहाँ मैं पढ़ा। उसके बाद में फिर वहीं पर भवानी मंडी में ही गवर्नमेंट बिरला कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। इसी दौरान मैंने हिस्ट्री से अपना पीजी कंप्लीट किया और नेक्स्ट ईयर ही यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैं ये प्रिपरेशन कर ही रहा था। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में एग्ज़ाम लिया जाता है ACIO2, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने ACIO2 ज्वाइन किया। लगभग मैं 7-7.5 महीने तक मैंने उसमें काम किया। टीचिंग मेरी हॉबी है। एक ख़ास बात है कि जो आपकी हॉबी है, अगर वो काम आप करते हो तो देर से ही सही लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है, ये फैक्ट है। तो लगभग 7.5-8 महीने तक मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मुझे जमा नहीं तो उसको मैंने रिज़ाइन किया और फिर इस इंस्टीट्यूट को हमने स्टार्ट किया। हालांकि इससे पहले एक दोस्त के साथ हम पार्ट टाइम इसको शुरू कर चुके थे। कोटा में प्रॉपर तरीके से हमने मई 2015 में इसको स्टार्ट किया। मई 2015 में हमारी ओपनिंग थी। उसी समय मैं रिज़ाइन करके यहाँ कोटा आया था। ठीक है, तब से लेकर हम इसमें काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोटा के अंदर जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को लेकर जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जो समस्याएं होती है, हम उसको कुछ हद तक सोल्व कर सकें। क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जयपुर जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ उनको मिलता है, लेकिन हम भी यहाँ पूरे कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार की फैसिलिटी स्टूडेंट को मिले। और एक के बाद एक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। 2016 का जो RS का हमारा एग्ज़ाम था, उसमें हमारे 5 सिलेक्शन हुए थे। जो अभी रिसेंटली जो परसों रिज़ल्ट आया 13 तारीख को, इसमें अभी तक जो हम लोगों को पता चला है, हमारे 8 स्टूडेंट इसमें फाइनल में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक रिज़ल्ट भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी हम काम करते हैं, उसमें हमारे बहुत बम्पर रिजल्ट्स हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि कोटा के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, स्टूडेंट को यहाँ फैसिलिटीज़ मिले, वो अच्छे टीचर से पढ़ सके, टेस्ट सीरीज जैसी चीज़ों से वो रूबरू हो सके। क्योंकि ये इसमें कोई डाउट नहीं है, साइंस के फील्ड में नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम होते हैं, उनके फील्ड में कोटा एजुकेशन का काशी है।
खुद प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में इसके बारे में बोला। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपैरेटिवली हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन हम कर सकते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सोचने की, मतलब उनको ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि हम कोटा में या हाड़ौती में तो शायद हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। हम कोशिश कर सकते हैं और ये परफेक्ट हम कर भी रहे हैं। मतलब परफेक्ट नहीं कह सकता, बट हमारा प्रयास है कि हम करें और इसको परफेक्शन की तरफ हम लोग लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है, पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो हाड़ौती में ही रह के, कोटा में ही रह के, अपने होम टाउन में रह के अच्छी प्रिपरेशन करें, अपना बेसिक अच्छे से तैयार करें, वो हम यहाँ प्रोवाइड करवाने की कंडीशन में हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि RS 2018 जिसका रिजल्ट हाल ही में आया अभी कल परसों, तो आपने बताया कि 8 स्टूडेंट आपके उनमें सेलेक्ट हुए। सबसे पहले मैं इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद आपका। देखिए, इसमें जो 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, एक आगे हम और भी प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन इसमें जैसे सर 1 सेकंड में रोकना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा उन 8 स्टूडेंट के नाम और कुछ छोटा सा परिचय के बारे में। इनमें जो स्टूडेंट हैं, हेमलता, शंकरलाल बेरवा, विकास, आशीष रावत, मिथिलेश, मुकेश, इसके अलावा हुक्मी चंद, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की हमारे यहाँ और इनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ। इनमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये लगातार लगे हुए हैं, पिछले 4-5 साल से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हेमलता है, वो ऑलरेडी चिकित्सा विभाग में कार्यरत है एज ए नर्स के रूप में, और वो जब से वो यहाँ पर कार्यरत है, उन्होंने एम्स में भी काम किया, तब से वो प्रिपरेशन भी कर रही, मतलब पार्ट टाइम वो कर रही, मतलब वो लगी हुई है, इसलिए सिलेक्शन हुआ। शंकर के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, इसके अलावा जो मुकेश है वो ऑलरेडी CAG डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इनका सिलेक्शन हुआ। मिथिलेश है, मिथिलेश ने ज्वाइन किया था फाउंडेशन बैच में, जब वो जस्ट 12th पास आउट थी, तब से वो प्रिपरेशन कर रही है और फाइनली जो दूसरी बार उसने एग्ज़ाम दिया उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट जो लगातार लगे हुए हैं, इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कर सकते कि हम 3 महीने तैयारी कर रहे हैं फिर हमने छोड़ दिया, फिर उसके बाद में वापस कोई एग्ज़ाम की हलचल शुरू होती है, वैकेंसी आने की हलचल शुरू होती है, फिर हम प्रिपरेशन करें, फिर हम छोड़ दें, इससे इसमें काम नहीं चलता। एग्ज़ाम की सबसे बड़ी डिमांड है कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंट है, कितना अपने आप को खासकर वैसी परिस्थितियां जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, नकारात्मक जो वातावरण बनता है, उसमें अपने आप को आप कितना पॉजिटिव रखते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो स्टूडेंट 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद में अपना भविष्य देखता है सिविल सर्वेंट बनने के रूप में, तो उसके सामने एक चैलेंज होता है कि उसे राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, भारत की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, RS और IAS। तो सर इनके डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए। सबसे पहली बात, डिफरेंस पे हम बाद में आएंगे। कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास आउट है, ठीक है, हम 10th जस्ट पास आउट है, उस स्टूडेंट को ये नहीं कहेंगे कि आप अभी से सिविल सर्विसेज के बारे में सोचें, क्योंकि उसे 11th-12th अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो अपने माइंड में रख सकता है। बट जो 12th पास आउट है उसको अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। उसने अगर अपना माइंडसेट बना लिया है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाना है, तो उसे अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। उसे अभी ये सोचना कि मैं बाहर इंडियन सिविल सर्विसेज यानी UPSC के एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जा रहा हूँ, ये वो सोचे बिल्कुल, लेकिन पहले अपना बेसिक तैयार करे। वो NCERT पढ़े, अगर कोई अच्छी कोचिंग्स हैं, जैसे कोटा की हम बात करें, तो जो भी अच्छा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे आके यहाँ पढ़े, पर जहाँ भी अच्छा उसको गाइडेंस मिले, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा तो टाइम वेस्ट होता है। तो वो पहले अपने बेसिक की तरफ बढ़े। शुरू के 2 साल आप अपना बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके बाद आप ये देखो कि आप किस एग्ज़ाम में जा सकते हो। आपको दोनों जो एग्ज़ाम है उनको स्टडी करना चाहिए, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना चाहिए, लेकिन ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप NCERT अच्छे से पढ़ें, जब आप बेसिक आप अच्छे से देख लें। जब आप बेसिक अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम के प्रश्नों के बारे में भी पता चलेगा। अब मैं IAS और RS जो अभी हाल ही में रिजल्ट आए, इन दोनों एग्ज़ाम को अगर इनमें डिफ्रेंशिएट करें इनमें, तो जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो UPSC कंडक्ट कराता है वो एक अलग टाइप का एग्ज़ाम है, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो RS का एग्ज़ाम लेता है वो अलग टाइप का है। पहली बात, कंपटीशन की बात करते हैं।
जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, आईएएस में कंपटीशन पूरे भारत में होता है, ठीक है। वहाँ हर टाइप का स्टूडेंट जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा हो, आईआईटी, एनआईटी के लोग, एम्स में पढ़े हुए लोग हैं, आईआईएम किए हुए लोग हैं, वो वहाँ कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ कंपटीशन बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे कंपटीशन होता है। फिर स्टूडेंट को ये भी देखना चाहिए कि उसका मीडियम क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो उसका पैटर्न अलग है। वहाँ मेंस जो होता है, उस मेंस में आपको जो आंसर राइटिंग है वो अलग प्रकार की होती है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम होता है वो अलग टाइप का होता है। दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें, यानी आप ये कह सकते हो कि 80% चीज़ें लगभग एक जैसी है, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न दोनों का अलग अलग है। जैसे हम अगर आरएएस की बात करें तो आरएएस में प्रीलिम्स के अंदर एक ही पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, यानी आईएएस की बात करें, तो उसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक जीके का पेपर होता है, जनरल स्टडी जीएस है, दूसरा पेपर सीसेट का होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। दोनों वहाँ पर जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग होता है और जीएस से मेरिट बनती है। यहाँ केवल एक पेपर होता है। अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसके अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जबकि राजस्थान में जो आरएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। चारों कॉमन पेपर होते हैं, सभी के लिए कॉमन है, स्केलिंग जैसी कोई समस्या यहाँ नहीं है। फिर इसके बाद में दोनों एग्ज़ाम के जो प्रश्न का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अलग होते हैं। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें फैक्ट के स्थान पर कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि जो आरएएस का एग्ज़ाम होता है उसमें फैक्ट को थोड़ा वर्तमान समय में ज़्यादा है। धीरे धीरे वो भी यूपीएससी के जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो आईएएस में जो एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसके अंदर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें लगभग 200 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, जबकि आरएएस के मुख्य परीक्षा में आपको 100 शब्द, 50 शब्द और 15 शब्द में उत्तर लिखना होता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग है। हम ये बोल सकते हैं कि हम फाउंडेशन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट की, क्योंकि बेसिक दोनों का एक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट दोनों में आते हैं, दोनों में कॉमन है, लेकिन पैटर्न अलग अलग है। आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अब जब आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी जब आप ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ रहे होते हैं, इस दौरान आपको आपके बारे में भी पता चल जाता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर क्षमता कितनी है, आप कितना कैपेबल है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप आपका रास्ता चुन सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया आरएस और आईएएस के डिफरेंस के बारे में बताया, तो ये जानकारी मिलती है कि इन दोनों एग्ज़ाम की जो स्टेप्स है वो एक ही है। फर्स्ट में तो प्रीलिम्स होता है, सेकंड में होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। लेकिन इनके डिवाइडेशन देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। राजस्थान का जो आरएस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस थोड़ा कम होता है, लेकिन आईएएस का थोड़ा सा बढ़ जाता है उसके डिवाइडेशन की वजह से। तो सर, अब हम जानना चाहेंगे, हमारा पहला प्रश्न इन तीनों प्रश्नों में से, कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किस टाइप से होनी चाहिए। देखो, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। कौन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा है जिससे जस्ट एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करे। फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को ध्यान में रखे। बेसिक जो सब्जेक्ट है, बेसिक या जिसको स्टैटिक पोर्शन कहा जाता है यूपीएससी में या आरएएस में, वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट पे वो अच्छी पकड़ बनाएं। प्रीलिम्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको वो क्या करें, सोल्व करें, ठीक है। अच्छी टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करे तो उसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अभी हो जाएगी। इसके साथ वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़े। ये मैंने बताया उसके लिए जो जस्ट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है। एक बच्चा वो होता है जो अभी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, मतलब वो लगभग 2 साल, 3 साल या 4 साल बाद एग्ज़ाम देता है, तो उसे अभी प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे अभी अपना बेसिक तैयार करना चाहिए और वो मेंस के लिए ज़्यादा अच्छे से फोकस करे। प्रक्रिया ये होती है, जब वो प्रीलिम्स देने की कंडीशन में आएगा, जस्ट आपको प्रीलिम्स देना है 6 महीने बाद, उन 6 महीने के दौरान आपको प्रीलिम्स पर ही फोकस करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास अगर 1 साल, 2 साल या 3 साल है और आप केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें, तो आप यकीन मानिए 3 साल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद फिर 2 साल आपको मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। अगर आप आज से ही मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, अभी से ही अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अपने आप होती जाएगी। अगर आप केवल प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे तो आप मेंस को छोड़ देंगे। और आप हमेशा याद रखिए कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में
प्रीलिम्स की परीक्षा जैसे शादी होती है, उसमें सगाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सगाई का मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप साथ ही रहेंगे, अब आप एक बंधन में बन चुके हैं, वो कभी भी टूट सकती है, टूट सकती है, ठीक है। तो बढ़िया है कि आप मेंस को फोकस करके पढ़ें, ठीक है। अगर आप मेंस पे बहुत अच्छा कमांड करेंगे, मेंस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे, आंसर राइटिंग आप बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ में अपने आप होती चली जाएगी। रेगुलर करंट अफेयर पर फोकस करें, कोई भी एक अच्छी मैगजीन पढ़ें। अभी मैं ये कब किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो यूट्यूब चैनल देखे, क्योंकि अभी करंट अफेयर के लिए बाढ़ सी आई हुई है। आपको ये प्रीलिम्स की परीक्षा करते समय ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि आप कहीं उस करंट अफेयर की मैगजीन को फॉलो तो नहीं कर रहे हो जो पटवारी, ग्राम सेवक या उन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपको वो मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें सिविल सर्विसेज का लेवल होता है, इसमें डिटेल से क्वेश्चन डिटेल से, कंसेप्ट। और जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, अभी जस्ट मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक अनुप्रति योजना शुरू की गई, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया कि अब हर कोई किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करेगा बच्चा तो उसको सरकार स्कॉलरशिप देगी जो एलिजिबल है। अब एक छोटे एग्ज़ाम में जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, पर एग्ज़ाम का लेवल छोटा बड़ा होता है। छोटे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा अनुप्रति योजना कब शुरू हुई। अगर यही प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में आएगा तो वो आपसे सवाल पूछेगा अनुप्रति योजना के बारे में, आप निम्नलिखित कथनों या स्टेटमेंट्स पर आप डिस्कस कीजिए। उसमें योजना कब शुरू होती है, योजना का उद्देश्य क्या है, उसके एलिजिबल उसमें कौन लोग होंगे, कितनी उसमें स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देगी, कितना आपको खुद को बियर करना है, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होती है। आप एक फिक्स रास्ते में नहीं चल सकते कि मैं ये पढ़ूंगा तो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ये फैक्ट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी भी ग्राम सेवक या पटवारी नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हाँ, आपका बेसिक बहुत अच्छा तैयार होगा, फाउंडेशन इतना ज़बरदस्त आपका होगा कि आप जो बन चुके हैं उनसे भी आप आगे रहेंगे, पर बनने के लिए उसी एग्ज़ाम को आपको फोकस करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रीलिम्स पढ़ने के लिए 4 या 5 जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनका फैक्ट और कंसेप्ट दोनों याद रखो, करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बनाओ। सर ने बताया है कि यदि हमने ठान ही लिया है कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है तो हमें प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की तैयारी न करते हुए मेंस पर फोकस करना है, जिसके लिए कंसेप्ट वगैरह उस कंडीशन में मैंने साथ में बोला कि आपको परीक्षा आराम से 2-3 साल बाद देनी है। तो यदि हमारे पास प्रॉपर टाइम है 2 साल 3 साल, यदि हमारे पास जस्ट आपने शुरू किया और 3 महीने बाद ही प्रीलिम्स से तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास समय कितना है, मैं किस कंडीशन में हूँ। यदि हमारे पास समय है तो हमें मेंस को टारगेट करते हुए ही हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर आपने बताया कि मेंस पर फोकस होना चाहिए यदि हमारे पास टाइम है। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि मेंस की प्रिपरेशन तो करनी, लेकिन हाउ, कैसे करनी है? बिल्कुल, देखिए मेंस की जब प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है, इसमें लंबा टाइम आपको लगता है। आप सीधी सी बात है, आप जो W है उनको आप फोकस करो। व्हाट, वाई, वेयर, क्या है, क्यों है, कहाँ है, किस तरीके से। आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वो ऐसा क्यों है और उसका एप्लीकेशन क्या है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप सिर्फ यहाँ रट नहीं सकते चीज़ों को, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आपने जान लिया। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। बिल्कुल सर। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति है, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति जब आप बनते हैं तो आपको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, जब आप योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशंस और उसके प्रिविलेजेस क्या, ये आपको पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हम भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित क्यों करते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से भी उसको निर्वाचित कर सकते हैं। तो आपको वो कारण पता होना चाहिए कि हमने हमारे देश को रिपब्लिक बनाया, गणतंत्र बनाया, लेकिन हम राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है वो पता आपको लगाना होता है। ये बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक रिपब्लिक भी साथ में हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल है, राष्ट्रपति इतना पावरफुल क्यों नहीं है, आपको ऐसा पता होना चाहिए। ये तो एक एग्जाम्पल था। आप जब इस तरीके से पढ़ते हैं तो फिर आपको करनी होती है आंसर राइटिंग। देखो, ये सबको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, अधिकांश को पता होता है। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है उसे पता होता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ये ज़रूरी होता है कि आपने जितना पढ़ा है कितना आपने छोड़ा है। आप सब नहीं पढ़ सकते और
मैं सभी जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे आगे, मैं उनको एक ख़ास बात बोलना चाहूँगा कि आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कॉपी पे कितना आ रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है। आप केवल ये देखें कि आपने फैक्ट पढ़ लिया और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है आंसर राइटिंग। जितना आप पढ़ रहे हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो। कम, अगर आपने ठान लिया कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आप कम से कम, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर रोज़ लिखो। क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, तो आप कोशिश करो कि आप कम से कम एक प्रश्न का आंसर रोज़ लिखें। ये आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जैसे हम सुबह उठ के दैनिक क्रिया करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, हम खाना खाते हैं, इसको भी आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए कि मुझे एक आंसर लिखना है। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे सिलेक्शन 100% होगा। अधिकांश कैंडिडेट आंसर राइटिंग नहीं कर पाते और आरएस या आईएएस का एग्ज़ाम एक लंबी रेस है। इसको आपको 6 महीना या साल भर के लिए सोचकर आप तैयारी करेंगे तो शायद आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। बढ़िया है कि आप एक अच्छी योजना बनाएं कि मुझे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मेंस की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आंसर राइटिंग। आपको मैटर्स या मटेरियल सब जगह मिल जाएगा, पर आपने आंसर राइटिंग नहीं की तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हो भी जाता है तो बस आप उसे किस्मत मान सकते हैं, और किस्मत होती नहीं है। कम से कम इस टाइप की चीज़ों में जहाँ आप प्री दे रहे हो, फिर मेंस दे रहे हो और इंटरव्यू दे रहे हो, हर जगह आपका किस्मत साथ दे, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है सर, जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आंसर राइटिंग के बारे में आपने बताया, लेकिन एक और क्वेश्चन यहीं से मैं पुटअप करना चाहूँगा कि जीएस का इसमें कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, जब हम आरएस की बात कर रहे हैं ना, तो उसके मेंस में सब कुछ जीएस है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश का जो 200 नंबर का पेपर है उसको साइड पे कर दें तो बाकी का पूरा जो 600 मार्क्स है ना वो जीएस ही है। मतलब पूरा आपको जीएस ही पढ़ना है। उसी जीएस के अंदर एथिक्स आ जाएगा, सोशल इश्यूज़ आ जाएंगे, ज्योग्राफी आ जाएगा, उसी के अंदर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, उसी के अंदर खेल और योगा आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब जीएस में आती है। लेकिन आरएस की परीक्षा में एक खास बात है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर होता है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। जबकि अगर हम सिविल सेवा की यानी आईएएस की बात करें तो उसमें जो जीएस होता है वो 1000 नंबर का होता है। जीएस के 4 पेपर होते हैं, वहाँ हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। आप हिंदी और इंग्लिश का मेंस क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी। तो वहाँ एक बड़ा रोल है जीएस का, वो 1000 मार्क्स का आता है। साथ ही साथ 500 नंबर का वहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अधिकांशतः देखा गया है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो 500 में से लगभग 300 नंबर लेके आते हैं, तब उनका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है, हाँ, लगभग वो 60% मार्क्स गेन करते हैं। जीएस में इतना नहीं होता। जीएस में जो होता है वो इतना होता है कि आप लगभग 50% तक लेके आ रहे हो, इवन 40% ला रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी से मैं साथ में बता दूं कि प्रत्येक एस्पिरेंट अपने दिमाग में ये बिठा ले कि आप सब नहीं जान सकते। बिल्कुल सही है। आप इंसान हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप रजनीकांत भी नहीं हैं। ठीक है, आप सब कुछ नहीं जान सकते। आप जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता, आप बहुत शांति से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, उनकी कट ऑफ 50% के आसपास जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपर्स है ना उनको 50 या 55% मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो हम ये दिमाग से कचरा निकाल दे बिल्कुल कि सब कुछ आना चाहिए हमें। जो लोग बोलते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो मतलब आपको सब कुछ आता है, अरे नहीं आता भाई, हमें सब कुछ, हमें वो आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो मायने रखता है। ठीक है, तो मैंने आंसर राइटिंग करो, जीएस पर अच्छे से फोकस करो, और ये बात दिमाग में रखो कि मुझे सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ मुझे सीखना भी नहीं है, मुझे वही सीखना है जो मेरे एग्ज़ाम में काम का है। सर, आपने जीएस के बारे में बताया, लेकिन एक और क्वेश्चन जीएस से मैं लूँगा कि जीएस की प्रिपरेशन करनी कैसी है सर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जीएस की प्रिपरेशन करने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ो। सबसे पहले जीएस, देखो जीएस का मतलब जनरल साइंस नहीं है या जनरल स्टडी है, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें आप। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ें। 6 से लेकर 10 तक की सोशल स्टडी की एनसीईआरटी, और 11-12 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहला, जब आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं फिर हम रेफरेंस बुक की तरफ जाते हैं। जैसे हिस्ट्री है उसकी अलग से रेफरेंस बुक है, पॉलिटी है उसकी रेफरेंस बुक होती है, ज्योग्राफी की रेफरेंस बुक होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की भी रेफरेंस बुक होती है। तो पहले जीएस तैयार करने का बेसिक है कि आप कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करें। अच्छे से करने का मतलब है रीडिंग नहीं मारना है, उसको आप समझें कि चीज़ें कैसे हैं, किस तरीके से उसमें हो रहा है।
सर प्रीलियम से संबंधित कई सारे प्रश्नों का जवाब आपने बताया है स्टूडेंट्स के लिए, और मेंस के भी बता दिया। अब लास्ट स्टेप आती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां हमारी होनी चाहिए सर, आपके अनुभव के अनुसार आप एक स्टूडेंट्स। बात मैं क्लियर कट बता दूं, ये होवा बना रखा है कि जो सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू बहुत भयानक होता है। अगर आपने प्री और मेंस दोनों ईमानदारी से पढ़ा है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए डरने की आवश्यकता ही नहीं है। इंटरव्यू होता ही नहीं है, पहली बात वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। एक बात आप याद रखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाता, ये टेस्ट किया जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है। ये टेस्ट किया जाता है कि जो भी समसामयिकी मुद्दे हैं, करंट में जो चीज़ें चल रही है, आप उनकी समझ कितनी रखते हैं। और जो केंद्रीय बिंदु है पर्सनालिटी टेस्ट का वो है आपका बायोडाटा। आपका बायोडाटा आपको बहुत अच्छे से अगर आप वर्तमान समय में कोटा से बिलोंग कर रहा हूँ तो मुझे कोटा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से जिस कॉलेज से मैं पढ़ा मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप वर्तमान समय में जॉब कर रहे हैं कोई, तो आप उस जॉब का पूरा प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अगर चिकित्सा विभाग में काम कर रहा है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, चिकित्सा विभाग में काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे कोविड के बारे में पूछा जाएगा। मतलब जिस सेवा में वर्तमान में हम हैं उसके बारे में अच्छे से हमें नॉलेज होनी चाहिए। से आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अगर अपने आप को तैयार करो तो आप अपना बायोडाटा खुद बना के तैयार कर सकते हैं। आपका जन्म जहाँ से हुआ उसकी विशेषता क्या है आपको पता होना चाहिए। आपकी शिक्षा जहाँ से हुई उसकी कोई खास बात है तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर किसी सर्विस के अंदर है, आप अगर कोई काम करें चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी इन सर्विस है, अगर वो अपनी सर्विस के बारे में नहीं जानता है तो बाकी चीज़ों के बारे में तो हम उससे क्या उम्मीद रखें। तो जो भी आप जिस भी आप सर्विस में उसके बारे में आपको पता हो, जहाँ से आप हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया इंटरव्यू में कई सारे पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी क्लियर कर दिए, और कॉन्फिडेंस की बात भी आपने बताई है सर। तो कॉन्फिडेंस पॉजिटिव, मतलब कॉन्फिडेंस का जो रोल होता है इंटरव्यू में, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको रख नहीं पा रहे सामने तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और आप रख कब पाएंगे, जब आप में कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू इंसान ही लेंगे, और वही लोग लेंगे जो आपके स्तर से गए। बस अंतर इतना है कि वो काफ़ी अनुभवी है। और एक और बात याद रखिए कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये मत समझिए कि मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना दूंगा। झूठ नहीं बोलना होता है इंटरव्यू में। अगर आप लपेटेंगे चीज़ों को, आप ऐसी चीज़ें बताएंगे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप IAS क्यों बनना चाहते, तो वो इस टाइप की चीज़ें होती है। मैं जब गांव में था 5वीं कक्षा में कलेक्टर आया तब मैंने सोच लिया अरे 5वीं कक्षा में कुछ पता नहीं चलता है, ये रटी रटाई कहानी है। या ये कहे कि मैं बस और बस सेवा करना चाहता हूँ इसलिए मैं IAS बनूंगा, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। दोनों चीज़ें होती है। सेवा आप कर सकते हैं, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, समाज के अंदर आपको विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती। तो आप वही बताएं जो है वास्तव में जेन्युइन जो चीज़ें हैं। आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा। आप वही बोलिए जो होता है, ये मायने रखता है। और जब आप ईमानदारी से अपने आप को रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे उनके सामने, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में नहीं होता है जो फ्रॉड होता है, जो बनावटी होता है, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने जीवन में कभी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जीवन में कभी टाई नहीं पहना और आप टाई बांध के जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लूज़ होगा। मैं किसी भी IB का इंटरव्यू हुआ या सिविल सर्विसेज का हुआ, मैंने किसी एक इंटरव्यू में कोई टाई वाई जैसा कुछ किया नहीं। वो परपंच करने की, ये सारे परपंच होते हैं। जो भी हम रियल है वो हमें दिखाना है, वो दिखाना है। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि आप जीन्स और टी-शर्ट पहन के चले गए। एक फॉर्मल ड्रेस आपकी हो। इन सारी चीज़ों को साइड पे रख देना चाहिए कि मुझे ड्रेसअप मेरा ऐसा होना चाहिए। हाँ, ठीक ठाक हो, एक फॉर्मल ड्रेस हो, हम अपने बायोडाटा को अच्छे से समेट के जाएं। हमारी जो नॉलेज है वो नॉलेज, जो भी वो सवाल पूछते हैं उनके सामने रखें। नहीं आता है तो सॉरी बोलें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था थोड़ी देर पहले, आप सब कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यूअर जो 5 लोग या 4 लोग बैठे हुए हैं वो सवाल पूछेंगे और आप हर सवाल का आंसर देंगे या देने की क्षमता रखते हैं, नहीं होती है। आप भी उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उनको पता ही हो, ये है बात। तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है जब आप अपने आप को मौलिक बनाए रखें, अपने आप को जो ओरिजिनल आप हैं वैसा बनाए रखें। अगर आप बनावटी होंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ये है बात। जैसा कि सर ने हमारे तीनों स्टेप, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस थे हमारी समझ के अनुसार वो हमने पूछे हैं। सर ने अच्छे से उनके बारे में डिटेल में सोल्व आउट कराने की कोशिश करी है। सर अब मैं ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा
कि जो स्टूडेंट्स थोड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, क्योंकि मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के और गरीब वर्ग के जो परिवार के बच्चे सपने देखते हैं कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो उनके सामने जो बाधाएं आती है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनको किस प्रकार से पार करें ताकि इस कार्य को अच्छे से कर सकें? मैंने पहले ही कहा था कि आप वर्तमान में क्या है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप ये मायने रखता है कि आपकी विल पावर कितनी है। जिस व्यक्ति की विल पावर नहीं होती है या इच्छा शक्ति नहीं होती, वो बहुत सारे बहाने ढूंढ लेगा, ठीक है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का बहाना भी ढूंढ लेगा। अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो वो ये भी बोल देगा कि लाइट नहीं आ रही थी, वो ये भी बोल देगा कि मुझे कोटा जाने का या मुझे जयपुर, दिल्ली जाने का या जयपुर जाने का अवसर नहीं मिला। मेन बात होती है विल पावर। अगर आपकी विल पावर है तो आप कम संसाधनों में भी काम चला सकते हैं, अगर आपके अंदर विल पावर है तो। संसाधन जुटाने होते हैं, ठीक है। जब हम ये पढ़ रहे होते हैं कि जैसे हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में आता है गुदड़ी का लाल ये बनाया, इस प्रकार की चीज़ें होती, तो वो भी कहीं से संसाधन जुटा रहे हैं। अभी हाल ही में जोधपुर से एक लेडी है, उनका सिलेक्शन हुआ, आशा करके उनका नाम है, तो वो उन्होंने स्वीपर का भी काम किया है। मतलब उन्होंने खुद ने ये कहा कि मेरा काम कोई बुरा नहीं था और मेरी स्थिति भी ठीक ठाक है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसी सारी बातें कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उस लेवल पर भी काम करके अपनी तैयारी जारी रखी। तो आर्थिक बाधाएं आती है, आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। देखो ये सीधी सी बात है, हम उस कंडीशन में उन आर्थिक बाधाओं को पार पा लेंगे जब हमारे दिमाग में ये रहे कि मैं आज अगर अच्छे से करूँगा तो कल ये सब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हम ये सोचे कि मेरा क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आप डरे रहेंगे हमेशा। मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। रही बात सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा नहीं होता, ठीक है। ये समाज की धारणा है। आपको मैंने क्या कहा, विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप करेंगे। मैं अगर आज ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, या एक छोटा सा हमारा इंस्टीट्यूट है और पिछले 5 साल का हमारा अनुभव है, अगर आज हम ये बात कर रहे हैं तो आप मुझे भी देख सकते हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों इलिटरेट है, कभी स्कूल नहीं गए हो, ठीक है। मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ। मुझसे पहले जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो मेरे चाचा जी थे, जो 9th पास थे बस, ठीक है। तो उनको अभी भी नहीं पता है कि IAS RAS क्या होता है, उनकी ABCD नहीं पता है। आपको करना होता है, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। रही बात आर्थिक बाधा की, तो हमारे देश के अंदर अधिकांश लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी प्रकार की आर्थिक समस्या उनके होती है। पर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ये बोल सकते हो अपने मम्मी पापा को कि जो घर में भैंस बंधी है ना, बेच दो आप उसको। आपके पास अगर 10 बीघा ज़मीन है और कॉन्फिडेंस है तो आप ये बोल सकते हो कि 1 बीघा बेच दो, मैं तैयारी करके वापस ले लूँगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल है, तो अगर आप खुद कंफ्यूज है, आपको नहीं पता है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो आप इस प्रकार की बात भी उनके सामने नहीं रख पाएंगे। तो आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसको आधार अगर बनाएंगे आप, तो फिर आप शायद आपकी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। बढ़िया है कि उनसे निपटे कैसे, और निपटने का तरीका ये कम से कम खर्च हो, जो रिसोर्सेज है उनका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाए, अनाप शनाप जो खर्च होता है वो नहीं किया जाए, वही किताबें खरीदी जाए जिनकी ज़रूरत है, वही मैगज़ीन खरीदी जाए जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। रही बात आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर है, तो बहुत सारे NGO होते हैं जो स्टूडेंट को ऐसी हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के आधार पर भी या जाति के आधार पर भी लोग, जैसे जाट छात्रावास है, मीणा छात्रावास है, अन्य जातियों की, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी तो सहायता करते हैं। तो आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से वो आपकी मदद करेंगे। होता क्या है हमें पता नहीं होता है, हम अगर अप्रोच करेंगे तो हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाएं हमें मिल जाएगी जो हमारी हेल्प कर सकती है, जनप्रतिनिधि आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखो जीवन में कि आर्थिक सहायता थोड़ी थोड़ी करके ली जाती है। अगर आप एक जनप्रतिनिधि के पास आप जाएंगे कि मुझे RAS की तैयारी करनी है और आप 1 लाख रुपए की सहायता दे दो, तो शायद वो नहीं कर पाए। लेकिन आप कहेंगे मुझे आप 3 महीने की सहायता ही दे दो कि मैं 3 महीने कोटा में रह पाऊँ, तो शायद वो आपको 25-30 हज़ार की हेल्प करेंगे। हाँ, मतलब हमारे पास जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों के साथ साथ पॉजिटिव रह के हमें अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम लेकर अपना कार्य करना है। बिल्कुल, संसाधन का अच्छे से प्रयोग और अपनी जो विल पावर है ना उसको बनाए रखना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको कुछ भी करने देगी। वो वैसे भी कहावत है कि आप गरीबी में पैदा हुए, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, कि गरीब अगर लेकिन आप मर रहे हो, आप अभाव में मर रहे हो, इसमें आपका ही योगदान है, क्योंकि आपने आपके संसाधनों का, आपने आप संसाधन को साइड पे करिए, आपने आपकी क्षमता का प्रयोग नहीं किया। अगर आप ये ठान लो कि मुझे
इस तरीके की या इस माहौल से बाहर निकलना ही है सही काम करके, तो आप निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बार बार, दूसरे बहुत महान एग्जाम्पल हमारे पास है, लेकिन मैं अपने आप को एग्जाम्पल मानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से चलते रहेंगे तो हो जाती है। और एक और बात, जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, जब आप करते हैं, तो चीज़ें भी आपके पक्ष में होना शुरू हो जाती है। एक अच्छा होनहार बच्चा है, उसको कौन स्कॉलरशिप नहीं देना चाहेगा, कोई भी देना चाहेगा, लेकिन बात है कि वो अप्रोच करे। एक और बात याद रखिए, अगर आप संसाधन विहीन हैं और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको जो हेल्प कर सकते हैं उनसे हेल्प लेनी भी चाहिए। ये सिद्धांत बहुत अलग है कि आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे। बढ़िया है कि आप हेल्प लें जो आपकी कर सकते हैं, चाहे वो कहीं रहने के मामले में हो सकती है, पढ़ाई के मामले में हो सकती है। और इवन अगर कोई, हम खुद हमारी कोचिंग में अगर कोई जो संसाधन विहीन अगर बच्चा आता है, तो हम खुद कोशिश करते हैं कि उनको फ़ी में बुक्स में, इनमें हम हेल्प कर सकें। सर यहीं से मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि कोटा शहर में सिविल सर्वेंट प्रशासनिक सेवा की तैयारी प्रिपरेशन कराने वाली जो संस्थान है वो बहुत ही कम है। गिने चुने संस्थान है, 1 2 या 3, जिसमें हमारे संस्थान का भी नाम आता है, आपके संस्थान का भी नाम आता है। तो सर जो स्टूडेंट कोटा में रहकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, उसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आपकी तरफ से जो इस वीडियो को देखकर यदि यहाँ पर आना चाहता है, हमारे रेफरेंस से या संस्था के पास इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ सीखने के बाद में, तो आपका क्या सहयोग रहेगा उसको आगे उसमें? देखो, बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग 2 प्रकार की चीज़ें होती है। एक तो ऐसा स्टूडेंट आता है जो संपन्न है लेकिन वो वीडियो देख कर आया, तो हम उसको वही 5-10% डिस्काउंट दे देंगे। ऐसा स्टूडेंट आता है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो हम उसको एक ज़्यादा लेवल पर कंसिडर करेंगे। मान लीजिए अगर फाउंडेशन बैच की हमारी फ़ी 65,000 रुपये, और उसकी वास्तव में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे और ज़्यादा हम सुविधाएँ दे सकें। हाँ, लेकिन फ्री नहीं पढ़ा सकते हम। उसके पीछे कारण है कि फ्री पढ़ाने में 2 चीज़ें होती है। मैं क्लियर कट बोलूँ, पहली बात, स्टूडेंट खुद लापरवाह हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि मैंने यहाँ पे फ़ी दी है, तो वो खुद थोड़ा सिंसियर रहता है। दूसरा, हम फ्री उस समय पढ़ा सकते हैं जब हम खुद इतना कैपेबल हो, ठीक है। सारी चीज़ें होती है। स्टूडेंट जब वो पढ़ रहा होता है तो उसके बहुत सारे खर्च होते हैं, फैकल्टी का खर्च होता है। हम पढ़ा सकते हैं, मैं अकेला पढ़ा सकता हूँ, पर बाकी फैकल्टी शायद ऐसा नहीं कर पाए। पर हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई संपन्न स्टूडेंट इस वीडियो को देख के आता है, तो हम वही 5-10% की छूट निश्चित रूप से हम देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा जो अभाव में वो अगर देख के आता है, तो हम उसको और अच्छे से कंसिडर करेंगे, उसको हम ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करेंगे। सर ने हमारी रिक्वेस्ट पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है और लेकिन उसकी विल पावर ज़्यादा है और वो उसको प्रशासनिक सेवा में जाना ही है, कुछ बनना ही है सर के रेफरेंस के माध्यम से, तो उसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सहयोग सर की तरफ से फ़ी में मिलेगा। बिल्कुल, अभी भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इंटीग्रिटी मायने रखती है, ठीक है। मैं उनका नाम यहाँ लेकर उनकी क्यों स्थिति को, वो 5 रुपये का राशन बांट के फ़ोटो खिंचवाने जैसी चीज़ों में हम लोग बिलीव नहीं करते। कि अभी भी पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे, जिनकी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना के बराबर फ़ी में हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आधी फ़ी दी है और उनकी वाकई परिवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन आप पहले अपने आप को साबित करो। कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना भी नहीं चाहता और सिर्फ ये कहे कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ आप मुझे, तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हमें लगेगा कि हाँ, इसके अंदर क्षमता, ये कर सकता है और इसकी विल पावर है, तो उसे निश्चित रूप से हम छूट देंगे कुछ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब तक के हमारे इंटरव्यू में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की है, अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी चाहता है कि मैं प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करूं, RS या IS किसी भी रूप से, और तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो किस प्रकार से पॉजिटिव रहे, अपनी तैयारी करे? बिल्कुल, मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, टारगेट बनाएं। कोई भी काम करने से पहले गोल सेट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि, जैसे मैं अभी बताऊँ, हाल ही में RS 2018 के रिज़ल्ट्स आए, बहुत सारे अखबार में बड़ी बड़ी फ़ोटो छप रही और आने वाले 5-10 दिन तक छपती रहेगी। आपने बस फ़ोटो देखी और आपके अंदर भी हाँ कि बस मुझे भी करना चाहिए, और सिर्फ फ़ोटो की वजह से हुआ तो आप सफल नहीं होंगे। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं वाकई इसको करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फ़ोटो 10-15 दिन बाद बंद हो जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो पहले अपना गोल सेट करें कि मुझे ये करना ही है, तो आप अपने जीवन का 2 से 3 साल इसको दे सकते हैं।
ठीक है, आप ज़्यादा टाइम भी ना दें, लगभग आप 3 थाने की मुझे 3 साल तक जम के मेहनत करनी है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने 3 साल तक पूरी ईमानदारी से मेहनत की तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका सिविल सेवा में सिलेक्शन हो। लेकिन अगर उसमें भी नहीं होता है तो आपका करियर सिक्योर रहेगा, आपकी कोई ना कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी, लेकिन शर्त है आपने पूरी ईमानदारी से 2 से 3 साल तक मेहनत की है। एक और बात, बहुत सारे एस्पिरेंट जो नहीं समझ पाते हैं, हमेशा याद रखो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इसको लिख लेना चाहिए स्टूडेंट को, उसमें आपकी खुद की राय कोई मायने नहीं रखती। किसी मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो भी मुद्दा है, जो भी चीज़ आप डील कर रहे हो या आंसर आप लिख रहे हो, वो संविधान के अनुसार है या नहीं, वो विधि के अनुसार है या नहीं, वो हमारी पूरी व्यवस्था हमारे समाज के लिए सही है या नहीं है, वही केवल मायने रखता है। तो अपनी राय को साइड पे करो आप, पढ़ने के दौरान भी, आंसर लिखने के दौरान भी, तैयारी के दौरान भी। आप क्या सोचते हैं इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जो सोच है वो वाकई हमारे समाज पे, हमारी व्यवस्था पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती या नहीं डालती है। तो अपनी राय को साइड पे करके ऐसी राय बनाएं जो आपके एग्ज़ाम, आपकी सोसाइटी, आपकी इकोनॉमी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत परफेक्ट हो, उनको वो सहयोग कर सके, उनको वो सकारात्मक एनवायरनमेंट प्रदान कर सके। सर इसी बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि कितने घंटे की पढ़ाई कम से कम करनी चाहिए? देखो, मैं यहाँ थोड़ा अलग विचार रखता हूँ। मैं ये कहूँगा घंटे की बजाय आप टॉपिक के अनुसार पढ़ो। आप रोज़ टॉपिक डिसाइड करो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, वो आप 2 घंटे में करें या 10 घंटे में करें, ये आपकी समस्या है, लेकिन टॉपिक के अनुसार आप पढ़ो कि मुझे इतने, आप 1 महीने का टाइम टेबल बनाओ कि इस 1 महीने में, और टाइम टेबल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो फिजिबल हो। जितने भी स्टूडेंट 15-16 घंटे के पढ़ने का टारगेट बनाते हैं, उनका टाइम टेबल 1 महीने बाद कचरे के डब्बे में जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप इंसान हो, आप 15 घंटे नहीं पढ़ सकते। फैक्ट है ये, जो भी बोलता है कि मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ा, वो साफ क्लियर कट झूठ बोलता है। कोई पढ़ ही नहीं सकता 15 घंटे, क्योंकि अगर वो 15 घंटे पढ़ेगा तो वो कब सोएगा, कब वो नहाएगा, कब वो खाना खाएगा, और 24 ही घंटे सबके अकाउंट में इतने ही क्रेडिट होते हैं, उसके अकाउंट में ज़्यादा क्रेडिट नहीं होने वाला। तो इतना टारगेट सेट करें जो फिजिबल हो, इतना भी ना करें कि आप आलसी बन जाए कि मैं तो 1 घंटा पढ़ूंगा, तो उससे तो कुछ नहीं होना। तो आप टॉपिक तय करें कि 1 महीने में आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप डिवाइड करें कि 15 दिन में इतना, 1 महीने में इतना, 1.5 महीने में इतना, 2 महीने में इतना, और टॉपिक बना के आप पढ़ें। अब वो टॉपिक 2 घंटे में तैयार हो जाए, 2 घंटे बाद आप फ्री। अगर वो 10 घंटे में हो तो 10 घंटे बाद आप फ्री। घंटों के हिसाब को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप यकीन मानिए, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे शाम को 5 से 7 पढ़ना है, टॉपिक कुछ भी डिसाइड नहीं है, 5 से 7 हो सकता है आप किताब हाथ में ले रखी है, नोटबुक हाथ में ले रखी है, नोट्स हाथ में ले रखे हैं, व्हाट्सएप भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, और जैसे ही 6:45 बजी, 2 घंटे ही पढ़ना था आपको, आपका मन विचलित होगा कि अब तो बस टाइम पूरा होने वाला है, मैं पार्क में घूम के आ जाता हूँ। तो घंटे की बजाय टॉपिक में स्टडी करो अगर आपको इस बहुत बड़े एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो। सर ने बताया है कि टॉपिक वाइज हमें पढ़ेंगे तो शायद सफलता जल्दी मिलेगी, और सफलता को हम स्वयं ढूंढ के लेकर आ सकते हैं टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो कई तरह के इंटरव्यू से, इस इंटरव्यू से हमने कई तरह के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू सेशन से रिलेटेड हमने पूछकर सर से मार्गदर्शन लिया है। और शायद ये इंटरव्यू यदि आप विद्यार्थी और आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं रूप से फ़ायदा पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं रूप से आपको सही मार्गदर्शन देगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं कि मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था जतिन दिनकर, जो कि वर्तमान में राजस्थान की छबड़ा तहसील के तहसीलदार के पद पर कार्यरत है, वो जतिन दिनकर जी भी हमारे इन सर के विद्यार्थी रहे। सर उनके बारे में आपका क्या कहना है? बस मैं इतना ही कहूँगा कि फोकस्ड, जतिन फोकस्ड था कि मुझे करना ही है। बाकी सारी चीज़ें, मैं ये कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो सब जानते हैं, वो अच्छा स्टूडेंट था इसीलिए सेलेक्ट हुआ, ठीक है। वो मेहनती था इसीलिए सेलेक्ट हुआ, ठीक है। कोई हवा में सेलेक्ट नहीं होते हैं। मैंने फोकस्ड था कि मुझे करना ही है, ठीक है। रेगुलर कंसिस्टेंट वो बने रहे। जैसे वो रेलवे में जब वो काम कर रहे थे एज ए इंजीनियर, तब भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को रखा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो कंटिन्यू करते रहे, इसीलिए सिलेक्शन हुआ। और वो एक एग्जाम्पल है जतिन, उनके भी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत मतलब आप पिछड़ा हुआ बोल सकते हैं, एक सामान्य पृष्ठभूमि से वो आते हैं, लेकिन फोकस्ड थे कि मुझे करना है, और व्यक्ति ने कर लिया। अभी भी जो जितने भी सिलेक्शन हुए, मैं वापस से बताऊं, हमारे यहाँ से जितने भी लोगों के हुए वो फोकस्ड है। मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे थे, पहले उन्होंने इंटरव्यू दिए,
कुछ लोगों ने लगातार मेंस दिए लेकिन फाइनल वो लिस्ट में नहीं आ पाए। इस बार वो फाइनल लिस्ट में आए तो उसके पीछे कारण था वो फोकस्ड थे कि मुझे करना ही है। तो सेम यही चीज़ जतिन पर भी लागू होती थी कि सबसे खास बात थी उनकी कि वो फोकस्ड थे। अगर वो फोकस्ड थे तो सेलेक्ट हुए, अगर दूसरा भी कोई कैंडिडेट रहेगा तो वो भी सेलेक्ट होगा। जितने भी थे, हेमलता है वो फोकस थी, वो जब से जॉब में है तब से वो प्रिपरेशन कर रही है। शंकर के साथ भी ऐसा ही है, मुकेश जो CAG में उसके साथ भी ऐसा ही है। इसके अलावा जो मिथिलेश है जिस लड़की के बारे में मैंने बताया, जो 12th के जस्ट बाद से ही वो तैयारी कर रही थी, वो इसीलिए सेलेक्ट हो पाई क्योंकि वो क्या थी, फोकस्ड थी। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप बिल्कुल टारगेट आपके दिमाग में है। या एक आशीष रावत है, उनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम नहीं ले पाया था, वो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पंजाब में वो काम करते लेकिन फोकस्ड है कि वो लगातार तैयारी कर रहे थे तो उनका सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ मेन है कि आप फोकस्ड है या नहीं है। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर ये बात परफेक्ट लागू होती है कि अगर वो फोकस्ड है, उसने अपने गोल को ध्यान में रखा हुआ है तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो सर ने बता दिया है कि फोकस रहेंगे तो हम सफलता को जल्दी हासिल करेंगे, समय पर हासिल करेंगे। सर आपने इतना समय दिया, इतने सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर करवा दिए। शायद हमें उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट जो RS बनना चाहता है या IAS की प्रिपरेशन करना चाहता है, इस इंटरव्यू को देखने के बाद उसके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर तो आपका अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक मुझे समझा, और विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपना टारगेट सेट करो, अपना गोल बनाओ और परफेक्ट डायरेक्शन में, अच्छे गाइडेंस में आप तैयारी करो, 100% सफलता मिलेगी। थैंक यू सर आपका भी।